हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे पहले हम लोगों ने दूसरे टॉपिक्स पे बात किया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग पहले वाले वीडियोस को देख लें तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर और सही से समझ में आएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कई मायने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस को क्वांटिटेटिवली एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, जो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है वो फैराडेज लॉ ही करता है। फैराडेज लॉ दो है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? हमारा जो फैराडेज का फर्स्ट लॉ है वो कहता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होता है, टोटल इलेक्ट्रोलाइसिस जो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, उसमें जितना भी डिपोजिशन या डिसोसिएशन हो रहा है वो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे होते हैं उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो अमाउंट डिपोजिट या डिसोसिएट हो रहा है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? W is the weight or mass of any substance deposited or dissociated which is directly proportional to Q. Q is the amount of electricity given to the electrolytic cell. अब दूसरा जो हमारा पार्ट है वो ये है कि W is equals to Z into Q। यहां Z प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको केमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में। अब इसको हम दूसरी तरह से देख सकते हैं, Q is equals to I into T। T is the time and I is the current, जो जितना एम्पियर करंट हम फ्लो करा रहे हैं that is I, and T is the time, कितने समय तक हम करंट फ्लो करा रहे हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा W is equals to Z I and T। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। लेकिन यदि हमको Z को समझना है, Z को ठीक से समझना है, तो हम क्या करेंगे? हम यदि करंट, हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यदि करंट फ्लो कराते हैं 1 एम्पियर, 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर करंट यदि हम फ्लो कराएं, 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएं, और जो डिपॉजिट हो रहा है मास, अब यदि हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कराते हैं तो W is equals to Z। कब? When I is equals to 1 ampere and T is equals to 1 second। तो W हमारा Z के जो मास डिपॉजिट हुआ, यदि हम 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं तो जो मास डिपॉजिट हुआ दैट इज Z, उसको हम लोग Z बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं Q के टर्म्स को। Q को कैसे हम समझ सकते हैं? Q क्या होता है? देखिए, जो अमाउंट हमको जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसको हम लोग असल में NF से रिप्रेजेंट करते हैं। NF, F फैराडेज है, F फैराडेज है, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका ट्रांजैक्शन हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हम किसी इलेक्ट्रॉन के 1 मोल के लिए यदि चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यदि हम लें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? वी हैव चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
is equals to charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब यदि 1 मोल की वजह से जो चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज है उसको यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to 6.022 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power minus 19। ये जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो होता है 96,487 कूलम, 87 कूलम, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 96,500 कूलम पर मोल। तो ये हमारा फैराडे है, जो हम F रख रहे हैं वो फैराडे है। दिस इज द वैल्यू ऑफ F, दिस इज द वैल्यू ऑफ F। इसीलिए हमेशा जब हम Z को कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है हमारा Z का कैलकुलेशन। यदि हम Z को कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है कि हम कैलकुलेट Z को कैसे करते हैं। W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T और W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। Now Z is equals to W upon Q। जो हमारा Q है, W तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है वो है, और Q हमारा NF होता है। हम जान रहे हैं Q is equals to NF। अब जो हमारा Z का वैल्यू होगा, Z इज इक्वल्स टू W अपॉन NF, और जो हमारा ये F है, F 96,500 और जो ट्रांजैक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यदि हम Cu2+ के केस में देखते हैं, जो Cu2+ मान लीजिए Cu2+ यदि Cu से बन रहा है तो हमारा ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो रहा है। दैट मींस नंबर ऑफ n जो यहां है, n का वैल्यू होगा हमारा 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांजैक्शन की वजह से Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है। वी हैव 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ फॉर द कन्वर्जन ऑफ Cu इंटू Cu2+। तो ये जो हमारा n2 है, तो इस कंडीशन में जो Z का वैल्यू होगा W अपॉन 2 इंटू 96,500। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z ऑन द बेसिस ऑफ W। ये दोनों जो हमारे टर्म हैं, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन या डिसोसिएशन होगा तो n का वैल्यू हमारे पास होगा, F हमेशा ही कांस्टेंट होगा जो कि 96,500 है। This is the first law of electrolysis or the Faraday's first law. Now the another term is the second law. Second law क्या है? Faraday का जो second law है वो कहता है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है, यदि इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं and we have different electrolytic cell in series, एक सीरीज में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दे ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये सब यदि एक दूसरे से क्लियरली यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो हम इसको अलग से बना के दिखा देते हैं कि सीरीज में यदि कनेक्टेड है, जैसे we have different electrolytic cell like this and all these electrolytic cell connected with in series। यदि ये सब सीरीज में कनेक्टेड हों, तो
तो इससे जो करंट, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक ही तरह का इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो रहा है और ये सब एक सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसमें जो मास डिपॉजिट होगा, जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के। जैसे यदि मान लीजिए हम यहाँ पे Cu ले रहे हैं और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का Cu2+ का एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम Zn ले रहे हैं, Zn2+ का एक्वस सॉल्यूशन है हमारा। तो जितना मास डिपॉजिट होगा, जितना वेट Cu का और Zn का हमको मिलेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के इक्विवेलेंट वेट के। जैसे वेट ऑफ Cu अपॉन वेट ऑफ Zn is directly proportional to, is equals to the equivalent weight of Cu upon equivalent weight of Zn। अब जिस भी सिचुएशन में ये Cu है, जो वेट लिबरेटेड हो रहा है Cu का, जो वेट लिबरेटेड हो रहा है Zn का, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। ये हमारा सेकेंड लॉ है। इसमें दूसरी बात जो हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। असल में इक्विवेलेंट वेट इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि Cu या Zn किस कंपाउंड में है। यदि वो अलग अलग कंपाउंड में होगा तो इक्विवेलेंट वेट बदल भी सकता है और बदलता है। यदि हम CuSO4 में Cu का इक्विवेलेंट वेट देखें तो CuSO4, यदि मान लीजिए हम CuSO4 को कंसीडर करते हैं, असल में इक्विवेलेंट वेट हमारा जो होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। और यदि हम किसी एसिड और बेस के केस में बात करते हैं तो यदि कोई एसिड है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, और यदि बेस है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। ये हमारा इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है। बट वैलेंसी, जैसे Cu है, Cu कभी +1 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 1 होगा। जब वो +2 के स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो 2+ होगा उस पे चार्ज, और तब जो उसकी वैलेंसी होगी दैट इज 2। तो वहां पे हम मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करेंगे, और जब वो +2 स्टेट में है तो 2 से डिवाइड करेंगे, +1 स्टेट में है तो 1 से डिवाइड करेंगे। दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट वेट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। ये हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। हम लोग इसके और दूसरे टॉपिक्स जो इससे जुड़े हुए और आगे के टॉपिक्स हैं उस पर फिर से बात करेंगे। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप लोग इस वीडियोस को देखिए, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और यदि आपके पास कोई सजेशन है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, वीडियोस को इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से बनाएंगे, आपको और ज़्यादा हेल्प होगी। तो सजेशन बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।